ठीक है। प्रीवियस क्लास में रेगुलेशन नंबर 111 तक किए थे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक। तो इस रेगुलेशन में ऐसा है कि बहुत सारा पॉइंट कुछ कुछ रेगुलेशन में है और कुछ कुछ में कुछ नहीं है। तो जो पॉइंट है हम लोग बस उसको पढ़ेंगे, पॉइंट को ध्यान देंगे। तो रेगुलेशन नंबर 111 में हम प्रीवियस क्लास में बता चुके थे, पढ़ा चुके थे। इसमें हम दो चीजें बताए थे, कुछ चीजें और भी बताए थे। पहले तो ये डाटा पूरा याद कराए थे, इसके बाद बताए थे कि जो आपका पिलर होता है, पिलर या तो रेक्टेंगुलर होगा, या तो स्क्वायर होगा, या फिर वो रोम्बस के फॉर्म में होगा। किसका फॉर्म में होगा? रोम्बस का फॉर्म में होगा। रोम्बस का फॉर्म में हम लोग कब रखते हैं? रोम्बस का फॉर्म में हम लोग तब रखते हैं जब हमको उसके अगल बगल से बहुत सारा मशीनरी को लेके जाना पड़े। हम या तो लोकोमोटिव का इस्तेमाल कर रहे हो माइंस में, उस कंडीशन में हम इसको रोम्बस शेप में बनाएंगे। जिस जिस जगह हमको लोकोमोटिव को घुमाना है, रेगुलर चलाना है, रेगुलर टाइम इंटरवल पे चलाना है, उस जगह पे हम क्या करेंगे, उस जगह पे हम ऐसा रोम्बस टाइप का बनाएंगे। ठीक है, ऐसा रोम्बस टाइप का बनाएंगे, इसमें घुमाने में आसानी होता है इसीलिए। ठीक है, तो रोम्बस टाइप का भी हो सकता है। कहीं पे स्फेरिकल हो सकता है क्या? नहीं, स्फेरिकल नहीं हो सकता है। पिलर हमेशा चपटा ही क्यों होता है, रेक्टेंगुलर ही क्यों होता है? ये आपका स्फेरिकल क्यों नहीं हो सकता? तो उसके पीछे कारण है। क्या कारण है इसको समझाते हैं। जब हम आपको मेजरमेंट पिलर बता रहे थे तो एक टर्म बताए थे, अगर आप ध्यान से मेजरमेंट पिलर पढ़े होंगे, ये जो फोटो है, ये हम आपको बताए थे कि इस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, गोल टाइप का बनाते हैं, ऑलमोस्ट गोल। इसीलिए इसका हम डाया का बात करते हैं कि इसका डाया इतना होगा, इतना होगा। तो मेजरमेंट पिलर को गोल इसलिए काटा जाता है क्योंकि इसमें जब कभी भी हम गोल काटेंगे ना, ठीक है, जब कभी भी हम गोल काटेंगे पूरी तरह से, तो उससे क्या होगा, गोल काटने से जो स्ट्राटा का सतह है वो बहुत जल्दी जल्दी दिखेगा, उभरेगा और गिरेगा। साइड साइड का जो स्ट्राटा है वो गिरेगा, तो उससे हमको पता चल जाएगा। इसीलिए हम लोग गोल नहीं काटते। अगर हम लोग गोल काटेंगे तो क्या होगा, अगर हम गोल पिलर रखते हैं तो क्या होगा, गोल पिलर रखने से मेरा पहला तो है कि जो स्ट्राटा है, मतलब परत है, वो परत उखड़ उखड़ के गिरता रहेगा, गिरता रहेगा। मतलब कुल मिलाकर के कहा जाए तो रूफ फॉल या पिलर कोलैप्स बहुत ज़्यादा होगा। और दूसरा क्या कारण है? दूसरा कारण ये है ट्रैंगुलेशन मेथड। एक अगर पिलर है, इस पिलर का हमको पूरा पूरी एरिया निकालना है, तो हम इसको क्या करेंगे, बहुत सारा ट्रायंगल में डिवाइड करके निकाल सकते हैं। बहुत सारा ट्रायंगल में डिवाइड करके सर्वेयर इसका निकाल सकता है। लेकिन अगर एक गोल रहेगा तो गोल में हम इसको ट्रायंगल में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ट्रायंगुलेशन मेथड में आसानी होता है, इसीलिए या तो इसको हम लोग स्क्वायर, या तो रेक्टेंगुलर, या तो हम रोम्बस शेप में रखते हैं। ठीक है, गोल हम लोग कभी नहीं देते। अगर गलती से कभी छूट जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसे हम लोग गोल नहीं करते। ठीक है, चलिए। डिप्लरिंग ऑपरेशन। डिप्लरिंग ऑपरेशन जब स्टार्ट कीजिएगा तो स्टार्ट करने से पहले आपको रीजनल इंस्पेक्टर को बताना पड़ेगा। और याद रखिएगा, डिप्लरिंग में जितना भी मुद्दा है सब का सब कौन देखता है, रीजनल इंस्पेक्टर देखना है। डिप्लरिंग करने से परमिशन लेना है, रीजनल इंस्पेक्टर से लेंगे। डिप्लरिंग करने का जो प्रपोज्ड प्लान है वो भेजना है, रीजनल इंस्पेक्टर को भेजेंगे। डिप्लरिंग में कोई नया मतलब डिप्लरिंग में अगर कुछ हमको छोटा बड़ा करना है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, रीजनल इंस्पेक्टर से पूछेंगे। तो डिप्लरिंग का जो सारा काम होता है वो कौन देखता है, वो रीजनल इंस्पेक्टर देखता है। ठीक है, तो रीजनल इंस्पेक्टर के परमिशन के बिना जो पिलर का टेबल अभी हम बताए थे रेगुलेशन नंबर 111 में, उस पिलर का टेबल से छोटा साइज का कोई भी पिलर नहीं रहेगा। ठीक है, और इसका दो ठो अप टू डेट कॉपी यानी प्रपोज्ड प्लान रीजनल इंस्पेक्टर के पास जमा करना पड़ेगा। ठीक, रीजनल इंस्पेक्टर के पास दो गो प्रपोज्ड प्लान जमा करना पड़ेगा। मतलब ऐसे ऐसे हम कोयला काटेंगे, ऐसे आगे बढ़ेंगे, ये पूरा पूरा प्लान होगा, ये हमको जमा करना पड़ेगा। इसके बाद बोला गया है डिप्लरिंग स्टार्ट करते समय पिलर का स्प्लिटिंग करना, हाइटेनिंग करना, है ना, काम में चार चार पिलर तक स्टार्ट रखेंगे, बाद में दो पिलर तक। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं। मान लीजिए एक बड़ा सा गोल का पिलर था, इसको हम स्प्लिटिंग कर दिए और चार भाग में डिवाइड कर दिए। ठीक है, चार भाग कौन सा हो गया, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, चार भाग में हम इसको डिवाइड कर दिए। तो बोला गया है कि स्टार्टिंग में, अभी स्टार्टिंग में हम डिप्लरिंग का काम शुरू कर रहे हैं, पैनल में बस अभी डिप्लरिंग हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस टाइम हम चार पिलर तक ये काम कर सकते हैं। इस पिलर में, 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 चारों पिलर में हम स्टार्टिंग कर सकते हैं हाइटेनिंग का काम। हाइटेनिंग का मतलब होता है हाइट को बढ़ाना। यानी जब हम डेवलपमेंट कर चुके होते हैं तो डिप्लरिंग करने के लिए क्या करते हैं, जो दीवार है मेरा, जो ऊपर का हाइट है, गैलरी है, गैलरी को हम किस तरह से निकाल लेते हैं, ब्लास्टिंग करके, नोच के, साबल से झाड़ के।
तो उसको बोलते हैं हाइट बढ़ाना, हाइटेनिंग, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम 4 पिलर तक रखते हैं, बाद में उसको 2 पिलर तक सीमित कर देते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। देन बोला गया है कि पिलर एक्सट्रैक्शन ऐसा करना होगा कि सब्सिडेंस का प्रभाव अनएक्सट्रैक्टेड पिलर पर ना पड़े। अनएक्सट्रैक्टेड पिलर पे अगर प्रभाव पड़ेगा तो बहुत सारा चीज़ हो सकता है। हम लोग कुछ टर्म अगर पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो सुन लीजिए। एक होता है ओवरराइडिंग, ठीक। एक होता है बम्प, बम्प का भी 2 टाइप होता है, प्रेशर बम्प, शॉक बम्प, है ना। ओवरराइडिंग होता है, पिलर कोलैप्स। तो ये सब कुछ टर्म है। ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है? समझिए कि एक ठो आदमी है, एक ठो लड़का है, बाइक लेके निकला घर से। रास्ता में एगो दोस्त बैठा भेटा गया उससे, तो बोला कि हमको बैठा लो भाई गाड़ी में, तो बैठा लिया, बोला आ जाओ बैठ जाओ। थोड़ा और आगे गया तो एगो और दोस्त मिल गया उसको, बोला भाई हमको भी बैठा लो, तो बोला ठीक है आओ बैठ जाओ। थोड़ा और आगे गया तो एगो और दोस्त मिल लिया, वो भी बोला कि भाई हमको बैठा लो, तो बैठा लिया। तो अब क्या है, अब गाड़ी में 4 ठो आदमी बैठा हुआ है, 3 ठो को वो पिक कर लिया है और 1 ठो सिंगल चला रहा है। अब ट्रैफिक पुलिस उसको पकड़ा तो उसको ओवर राइडिंग का चालान काट लिया। किसका चालान काटा? ओवर राइडिंग का, कि भैया तुम ओवर राइडिंग किया था, 3 को बैठा के चला रहा था, एक तुम एक और था चौथा, इसीलिए तुम पे इतना रुपए का जुर्माना बनता है। तो ओवर राइडिंग का मतलब क्या होता है? इसी तरह से जो बहुत अगल बगल में पिलर है, इस पिलर में से कुछ पिलर का वजन किसी एक पे पड़ने लगे तो उसको हम क्या कहते हैं? ओवर राइडिंग। एक दूसरे का जो वजन है वो उसी पे पड़ने लगता है, यानी कुल मिलाकर के कहा जाए तो कहा जाता है कि बगल बगल का पिलर इसके ऊपर में चढ़ गया है, यानी ओवर राइडिंग हो गया। तो अचानक से कभी भी वो कोलैप्स कर सकता है, टूट के गिर सकता है, दरार आ सकता है, कमजोर हो सकता है, तो उसको बोलते हैं ओवर राइडिंग। बम्प भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। बम्प में आपका क्या होता है, किसी कारण से या तो ब्लास्टिंग हो गया हो या बगल में रूफ फॉल हो गया हो, उसके कारण किसी पिलर पे वजन ज़्यादा पड़ने लगता है, हद से ज़्यादा, या पिलर कमज़ोर हो गया हो, ज़्यादा पतला हो गया हो, और अचानक से पिलर टूट के नीचे गिर जाता है। अचानक से जैसे ब्लास्टिंग होता है तो कैसे अचानक से पिलर टूटता है, तो उसी तरह से यहाँ भी अचानक से टूट के गिर जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बम्प कहते हैं। 2 टाइप का प्रेशर और शॉक होता है। प्रेशर में एक लंबा टाइम पे प्रेशर पड़ता है ऊपर से, इसके लिए होता है। और शॉक मतलब होता है अचानक से उस पे कुछ वाइब्रेशन पड़ा, ब्लास्टिंग के कारण या ऐसा कुछ बाहरी स्थिति के कारण होता है, तो उसको हम लोग बम्प कहते हैं, ठीक है। चलिए एक आध छोटा सा कहानी आपको सुनाते हैं। एनईसी नाम का एक कंपनी है, नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड, वो आपका आसाम में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, एक बार अंडरग्राउंड माइंस चल रहा था, माइंस का नाम था मार्गरीटा। स्पेलिंग में मिस्टेक होगा तो इग्नोर मारिएगा, ठीक है। तो मार्गरीटा नाम का एक माइंस था जो आपका आसाम में पड़ता था, और आसाम में एक बार भूकंप आया, ठीक। एक बार भूकंप आया। अंडरग्राउंड माइंस में करीबन 6 ठो आदमी उस टाइम मौजूद था। सेकंड लिखा नहीं रहा, छोटा माइंस था, तो अंडरग्राउंड माइंस में 6 ठो आदमी मौजूद था। तो जब भूकंप आया तो वो 6 आदमी का 6 का 6 आदमी अंदर में था, माइंस के अंदर में था। और उस माइंस का जो पिलर है, उस पिलर में क्रैक आया 3-4 पिलर में, जो थोड़ा कमजोर था, और अचानक से पूरा ऊपर का जो पोर्शन है वो ढह गया, ठीक है। वो पूरा का पूरा जो ऊपर का छत है वो 6 गो आदमी के ऊपर में गिर गया। 6 आदमी एक जगह नहीं था, थोड़ा इधर उधर था। 6 आदमी का डेथ हो गया। था तो 2-4 गो और भी, लेकिन 6 आदमी का डेथ वाला बात हम पढ़े हैं, ठीक है। तो ये आखिर क्यों हुआ था? ये हुआ था आपका शॉक बम के कारण, मतलब ये हुआ था बेसिकली पिलर का कोलैप्स करने के कारण, ठीक है। तो मेरा एक सवाल है, बताइएगा, एनईसी का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? बताइएगा। एक बार हम चैट चेक कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे शायद, तिनसुकिया बता रहे हैं। नहीं, तिनसुकिया नहीं है इसका हेडक्वार्टर। इसका हेडक्वार्टर है मार्गरीटा, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
एनईसी में बहुत खतरा है, हेक्सागोनल हो सकता है क्या सर? हेक्सागोनल हम लोग डिप्लेयरिंग में कुछ स्पेशल केस उसमें रखते हैं, समझा देते हैं हेक्सागोनल कब रखते हैं। एक मिनट, सबको ज्वाइन कर लेते हैं। तो एक माइंस है जिसका नाम हम क्या बताए थे, एनईसी। एनईसी में माइंस का नाम बताए थे कि भूकंप में वो ढह गया था, ठीक है। और उस माइंस में डिप्लरिंग का कार्य चालू था, डिप्लरिंग का काम जो है वो चालू था, ठीक है। तो जब वो डिप्लरिंग कर रहा था तो कुछ टर्म का अनदेखा कर रहा था। आसाम में जो भूकंप आया था बहुत ज़्यादा रिएक्टर का नहीं था, 3.5 के आसपास का था। जब भी रिएक्टर 5 के ऊपर होता है तब ज़्यादा डैमेज करता है, ठीक है। जूलॉजी अगर आप पढ़े होंगे तो आपको बता दें कि अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक दो टाइप का होता है, एक होता है आपका वॉल्केनिक वाला और एक होता है आपका टेक्टोनिक वाला। शॉर्ट में बता रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे। वॉल्केनिक वाला में क्या होता है, अगर ज्वालामुखी निकलता है फाड़ के धरती को तो धरती के नीचे हलचल होता है, तो उसके कारण भूकंप आता है। और टेक्टोनिक का मतलब है धरती के नीचे बहुत सारा प्लेट होता है, उस प्लेट में आपस में हलचल होता है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, तो उसको हम लोग टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहते हैं। आसाम जो एरिया पड़ता है उसमें टेक्टोनिक अर्थक्वेक आता है। तो टेक्टोनिक अर्थक्वेक जब आता है तो उस कंडीशन में जो पिलर होते हैं, हमारा बहुत सारा जो पिलर है उसके ऊपर में छत है, ठीक है। तो इस पिलर के नीचे का जो फ्लोर है, ये फ्लोर अचानक से ऊपर नीचे होने लगता है। उस फ्लोर में हैवी कंपन होता है और कहीं धस जाता है, कहीं उड़ जाता है, जिसके कारण ऐसा सिचुएशन होता है। तो माइंस के अंदर भी भूकंप आ सकता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि माइंस के अंदर नहीं आ सकता। और खासकर अंडरग्राउंड माइंस में तो ज़्यादा खतरा होता है इसका, ठीक है। तो कभी भी अंडरग्राउंड माइंस में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है और पता चलता है कि भूकंप आने वाला है उस सिचुएशन में, तो उसको पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए, मौसम विभाग जारी कर देना चाहिए उसके द्वारा सर्कुलर। तो खैर नहीं किया था, ठीक है। तो बोला गया है पिलर एक्सट्रैक्शन ऐसा होगा कि सब्सिडेंस का प्रभाव अनएक्सपेक्टेड पिलर पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। सब्सिडेंस का प्रभाव कहाँ नहीं पड़ेगा, अनएक्सपेक्टेड पिलर पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई पूछ रहे थे कि हेक्सागोनल हो सकता है क्या? एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6, है ना। फिगर थोड़ा इग्नोर करो, बाकी हम हेक्सागोनल समझाना चाह रहे हैं। हेक्सागोनल क्या हो सकता है? देखिए हम लोग कोई भी ऐसा फॉर्म में नहीं रखते हैं जो सर्कुलर हो जाए। हेक्सागोनल एक तरह से देखा जाए तो सर्कुलर फॉर्म में हो सकता है, लेकिन एक आध सिचुएशन में ऐसा रखा जाता है। पहला सिचुएशन ये है कि ये कोल का नहीं होगा, ये कोयला का आपका पिलर नहीं होगा। ये अगर सैंडस्टोन का है तो चलेगा, बट सेल पत्थर का भी नहीं होना चाहिए। सैंडस्टोन का हो या कोई दूसरा इग्नियस रॉक हो, कोई कड़ा चट्टान हो, उस कंडीशन में अगर पिलर रखा जाता है हेक्सागोनल तो चलता है। अगर कोल का हेक्सागोनल हो जाए किसी कारण से तो क्या किया जाता है, अगर कोल का किसी कारण से हो जाए, मत चीसे यार, मत चीसे, ठीक है, मत चीसो, दिक्कत होता है थोड़ा। अगर किसी कारण से कोल का ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। एक सेकेंड, अशोक, रजक, अविनाश, लास्ट में एक बार पूछ लीजिएगा नाम, याद अभी रहता नहीं हमको, ठीक है। साउंड नहीं आ रहा है? ओके 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 ओके। अरे गलती हो गया था, म्यूट रख दिए थे और हम समझा रहे थे, उतना देर से पढ़ा रहे थे भूकंप वाला, ठीक है। अभी अभी स्क्रीन मची से समझ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे यार, हम साउंड देखे नहीं, म्यूट है कि अनम्यूट है, और एक अच्छा क्वेश्चन बता रहे थे। चलो कोई नहीं, हम बस फिर से समझा दे रहे हैं, फिर से समझा दे रहे हैं, कभी कभी पॉकेट कट जाता है, ठीक। देखो हम भी बता रहे थे कि क्या हेक्सागोनल पिलर हो सकता है, क्या हेक्सागोनल पिलर हो सकता है, पिलर का शेप हम हेक्सागोनल रख सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। अगर कोल का है तो नहीं रख सकते हैं। तो अगर कोल का है मतलब क्या सैंडस्टोन का रहेगा तो रख सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर सैंडस्टोन का रहता है तो हम हेक्सागोनल पिलर रख सकते हैं, लेकिन ये जंक्शन के पास होना चाहिए, ठीक है। अगर जंक्शन के पास है तभी रख सकते हैं, नहीं तो आपको कहीं भी परमिट नहीं किया जाता है कि रेक्टेंगुलर स्क्वायर में या रोम्बस को छोड़ के किसी भी दूसरा शेप में रखिए, ठीक है। तो आप जहाँ पे देखे हैं हेक्सागोनल, उसमें सैंडस्टोन का चट्टान होगा, और अगर कोल का चट्टान है तो उसको फिर सपोर्ट किया जाता है आर्टिफिशियल सपोर्ट के जरिए, यानी दीवार वाल गाद के उसको सपोर्ट किया जाता है। उस कंडीशन में उसमें रखा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं आगे। एयर ब्लास्ट ना हो इसका ध्यान रखा जाता है। तो चीना को एक कोलियरी है वेस्ट चिरीमारी, वेस्ट चिरी मारी,
इस कोलियरी में एक बार दुर्घटना हुआ था जिसमें 14 व्यक्ति का मौत हो गया था और वो एयर ब्लास्ट के कारण हुआ था। एयर ब्लास्ट के बारे में हम पहले आपको बताया हूँ, नहीं बताया तो फिर एक बार रिकैप कर दे रहे हैं। एयर ब्लास्ट क्या होता है, जब ऊपर का चट्टान बहुत सारा पिलर पे रहता है और हम पिलर का जो एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं, छोटा-छोटा रीप छोड़ देते हैं और ये पिलर बहुत लंबा टाइम तक टंगा हो, कड़ा चट्टान का हो। कड़ा चट्टान जैसे सैंडस्टोन ही सिर्फ नहीं होता है कड़ा चट्टान, कोयला के साथ-साथ बहुत सारा कड़ा चट्टान पाया जाता है। जैसे पाइराइट जो है वो एक कड़ा चट्टान का कैटेगरी में आता है। अगर हेमेटाइट है तो वो कड़ा चट्टान का कैटेगरी में आता है, ठीक है। कुछ और भी चट्टान है, हमको ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये जो कड़ा चट्टान है, कड़ा रॉक है, स्ट्रॉन्ग रॉक है, ये स्ट्रॉन्ग रॉक टंगा रहता है एक लंबे टाइम तक। जब अचानक से हाई प्रेशर के साथ ये गिरता है अचानक से, तो क्या होता है, ये एयर को, जो अंदर का एयर है उसको दूर फेंकता है बहुत हाई प्रेशर से, ठीक है। आप ही आपको हम दो चार को पॉइंट बताते हैं। 1 मीटर प्रति सेकंड से लेकर के 2 मीटर प्रति सेकंड तक हवा का गति जनरल माना जाता है। जहां पर भी वर्किंग प्लेसेस है हम इस जनरल स्पीड में रखते हैं। 0.5 मीटर प्रति सेकंड से स्टार्ट होता है 2 मीटर प्रति सेकंड तक। उसके बाद नियम यह है कि 2.5 मीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा स्पीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब हम पढ़ाए होंगे क्या, अ, चलो पढ़ा देते हैं, 2-3 पॉइंट पढ़ा देते हैं, नहीं पढ़ा आप लोग को, ठीक है। देखिए हवा का जो गति होता है ना, वो 0.5 मीटर पर सेकेंड से लेकर के 2 मीटर पर सेकेंड तक रहता है। इतना स्पीड हम जनरली रखते हैं कहाँ पे, वर्किंग प्लेसेस, मतलब जहाँ कहीं भी काम कर रहा है आदमी, उस जगह जो हवा का स्पीड रहेगा पर्टिकुलर उस जगह पे वो 0.5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड तक रखते हैं। 0.5 मीटर प्रति सेकंड पे अगर हवा चलेगा तो आदमी को हल्का हल्का हवा लगेगा, एकदम हल्का हल्का, ठीक है। वही 1 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा तो क्या होगा, आदमी को थोड़ा अच्छा हवा लगेगा, है ना। जैसे पंखा के नीचे अगर 3 नंबर पे पंखा चालू कर दे और उसके नीचे आदमी बैठे तो जैसा हवा लगता है बिल्कुल वैसा ही हवा लगेगा। और 2 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड पे अगर कर दे तो सीलिंग पंखा के नीचे 5 नंबर चालू करके जैसे बैठते हैं ना, आपको कैसा फील होता है, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे फील होगा 2 मीटर प्रति सेकंड पे। नियम यह है कि माइंस में कभी भी 2.5 मीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा स्पीड नहीं होना चाहिए। 2.5 मीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा स्पीड होगा तब क्या होगा, तब डस्ट बनेगा, वेंटिलेशन स्लगिश हो जाएगा, ब्रिटिश पर्दा उड़ जाएगा, टीना चदरा गिर जाएगा। तो इसी के लिए हम लोग 2.5 मीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा स्पीड में हवा को नहीं ले जाते, ठीक है। तो ये है 2 से 2.5। आदमी को जब 6 मीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा हवा दिया जाता है ना, तो वो अनकंफर्टेबल फील करता है। अनकंफर्टेबल का मतलब क्या होता है, मतलब एक आदमी है, आदमी गाड़ी चला रहा है ज़ोर से, बहुत ज़्यादा स्पीड से, तो जितना ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाता है उतना ज़्यादा स्पीड से उसको हवा लगता है। आँख में हवा घुस जाएगा, मुँह में घुसेगा, नाक में घुसेगा, कपड़ा के अंदर घुसेगा तो पीछे फूल जाता है पूरा पीठ में, है ना। मतलब वो जो कपड़ा है पूरा फूल जाता है, ठीक है ना। तो उसको अनकंफर्टेबल फील होता है। यही वाला जब भूकंप आता है, जब सॉरी सुनामी आता है, तो वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से आता है हवा, ठीक है। अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आप ज़्यादा स्पीड हो जाता है, ठीक है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार पे आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको किस प्रेशर से हवा लगता है, बिल्कुल उसी प्रेशर से हवा लगता है तूफान में। लेकिन जब कभी भी एयर ब्लास्ट होता है तो उसका जो गति है वो लगभग 10 गुना बढ़ जाता है, यानी 600 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचिए 600 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से अगर कभी हवा चलेगा तो आदमी का क्या होगा। 600 किलोमीटर प्रति घंटा से मिनिमम स्टार्ट होता है, ये 1000 तक रेंज जाता है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, 600 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बहुत तेज हवा है, बहुत तेज हवा, इतना तेज हवा है कि आदमी अगर खड़ा रहे रोड पे और हवा सामने से चल रहा हो तो आदमी उड़ जाए हवा में, उस आदमी का पता ना चले कि आदमी कहाँ गया। पेड़ है बड़ा बड़ा तो पेड़ उखड़ के फेंका जाएगा, पता नहीं चलेगा पेड़ कहाँ गया, पेड़ हवा में पतंग जैसा उड़ेगा। अगर बड़ा बड़ा गाड़ी है, डंपर है, ट्रक है तो डंपर ट्रक उड़ जाता है। तो 600 किलोमीटर प्रति घंटा या 1000 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से जब एयर ब्लास्ट होता है तो हवा चलता है। तो इसमें इतना पावर होता है, इतना पावर होता है कि जो डम ये रखा रहता है ना, एसडीएल, एसडीएल जिसको उठाने के लिए कम से कम 12 आदमी चाहिए। एसडीएल को हिलाने के लिए, सॉरी, कम से कम 12 आदमी को चाहिए। तो 12 आदमी खाली उठ मिलेगा तो एसडीएल को हिला पाएगा, और एसडीएल को उड़ा के फेंक देता है। एयर ब्लास्ट में जो हवा बनता है वो हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि एसडीएल को पटक देता है दीवार में। सोचिए कितना हैवी पावरफुल होता होगा एयर ब्लास्ट।
और यही एयर ब्लास्ट जब हुआ था चीना वेस्ट चिरीमारी कोलियरी में, तो एयर ब्लास्ट होने के बाद जब आदमी गया उसका रेस्क्यू करने के लिए, तो बड़ा तकलीफ भरा रेस्क्यू रहा, क्योंकि एयर ब्लास्ट होता है तो एक बार तो है कि हवा फेंकेगा दूर तक, इसके बीच में जो जो आएगा वो उड़ के दीवार में फेंका जाएगा। अगर मान लो कोई बच भी गया तो फिर से रिटर्न जब हवा आता है ना, क्योंकि यहाँ तो वैक्यूम बन चुका है, यहाँ से हवा तो निकल गया है, तो वैक्यूम बनने के बाद जब हवा रिटर्न आता है तो उसमें भी इतना पावर होता है कि आदमी को, मशीन को सब खींच लेगा, ठीक है, और बड़ा सा चट्टान है, कड़ा चट्टान में पटक देगा। तो इसके कारण दुर्घटना होता है। वेस्ट चिरीमारी कोलियरी में जो रेस्क्यू टीम गया था, रेस्क्यू टीम को पता नहीं चल पा रहा था कि डेड बॉडी किसका है। कहीं किसी का पैर गिरा हुआ है, कहीं किसी का हाथ गिरा हुआ है, कहीं किसी का पूरा बॉडी का पता नहीं चल पा रहा था। तो अ, खाना वाना खा रहे हो तो मत खाइएगा भी, है ना। तो एक्चुअल में रेस्क्यू टीम का ऐसा कहना था कि रेस्क्यू करने के लिए जब गया था वो सब, तो बोरा में डालना पड़ा था, मतलब एक एक जो डेड बॉडी था, डेड बॉडी का जो जो पार्ट था, कलेजा गूदा जो भी मिल रहा था, उसको बोरा में बांध के बोरा को सील कर दे रहा था। और उसके हाथ में अगर कोई अंगूठी है, कोई ऐसा ताबीज पहना हुआ है, कोई कपड़ा का टुकड़ा गिरा हुआ है, उससे उसका पहचान किया गया था रेस्क्यू टीम का। 14 आदमी मरा था, लेकिन उसको बहुत खतरनाक डिजास्टर, वो डिजास्टर में से एक कहा जाता है, क्योंकि डेड बॉडी का भी पहचान नहीं हो पाया था, लास्ट में एक साथ अंतिम संस्कार किया गया था, ठीक है। चलिए, तो वेस्ट चिरीमारी कोलियरी ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा डिजास्टर ये मतलब इसमें हुआ था, एयर ब्लास्ट के मैटर में। ऐसे अगर सबसे बड़ा डिजास्टर कहेंगे तो कुछ और हो जाएगा, चासनाला कोलियरी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला रेगुलेशन है रेगुलेशन नंबर 113। 113 में है एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल बाय मेथड अदर देन बोर्ड एंड पिलर मेथड। क्या बोर्ड एंड पिलर मेथड को छोड़ के और कोई मेथड है जिससे कोयला का एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है? जी बिल्कुल है। कौन कौन सा है? लॉन्ग वाल है, शॉर्ट वाल है, पैक वाल है, जो कि लॉन्ग वाल का ही टाइप है, ठीक है, तो लॉन्ग वाल में इंक्लूड करो तो बाल बच्चा है, शॉर्ट शॉर्ट वाल भी इसका बच्चा है, तो इसको दोनों को लॉन्ग वाल में इंक्लूड करो। रूम एंड पिलर मेथड है, ठीक है, ये सभी के सभी आपके। और एक आता है सर्कुलर, जिसके बारे में शायद दिया ना हो, डेक चार्जिंग, ठीक, सर्कुलर डेक चार्जिंग। खैर, तो ये सब कुछ मेथड होते हैं जो आपका बोर्ड एंड पिलर मेथड को छोड़ के और भी कुछ मेथड होते हैं। तो बोला गया ऐसा कोई भी मेथड अगर आपको अडॉप्ट करना है तो हमको चीफ इंस्पेक्टर से क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा, चीफ इंस्पेक्टर से, ठीक है, परमिशन लेना पड़ेगा। चलिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें खाली पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर बोर्ड एंड पिलर मेथड को छोड़ के कोई और मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो चीफ इंस्पेक्टर से क्या करना पड़ेगा? हमको परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। 119 तक है, 120, 22, अच्छा इसमें और भी है ना, ठीक है ठीक है, और वाला भी होगा आई थिंक, ठीक। एक क्वेश्चन है, फटाफट रैंडम बताइएगा। जब हम एक्सट्रैक्शन का काम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो स्टार्ट करते टाइम हाइटेनिंग का काम कितना पिलर तक हम स्टार्ट में रख सकते हैं? बताइएगा। ठीक, एक बार देखते हैं चैट। 4 पिलर तक, बिल्कुल सही है, 4 पिलर तक। चलिए, एक टर्म को पहले समझिएगा, इम्पेंडिंग कोलैप्स। इम्पेंडिंग कोलैप्स का मतलब क्या होता है? इम्पेंडिंग कोलैप्स का मतलब है जो भविष्य में कभी ढह सकता है, यानी कोई ऐसा पिलर हो जो फ्यूचर में गिर सकता है, धस सकता है, उसको हम लोग कहते हैं इम्पेंडिंग इम्पेंडिंग कोलैप्स। इम्पेंडिंग कोलैप्स मतलब फ्यूचर में होने वाला कोलैप्स, ठीक है। सेविंग क्लाउजेस पे आते हैं। सेविंग क्लाउजेस आपका रेगुलेशन नंबर 114 में दिया हुआ है। सेविंग क्लाउजेस का मतलब होता है छूट के नियम, ठीक है, छूट के नियम। कुछ कंडीशन है जिसमें कुछ छूट दिया जा सकता है, जैसे बोला गया है 111 से बड़ा पिलर रखा जा सकता है। जैसे 111 जो टेबल आप पढ़े उसमें अलग अलग डेप्थ पे अलग अलग साइज का पिलर रखा जाता है, तो उस पर कुछ छूट दिया जा सकता है, उससे बड़ा पिलर भी रखा जा सकता है। मैनेजर चाहे तो ड्रेनेज के लिए, वेंटिलेशन के लिए और हॉलेज के लिए पिलर से छेड़छाड़ कर सकता है। यानी एक पिलर है, इसके बीच में से एक छोटा सा गैलरी काट के इसे ड्रेन पार कर सकता है, इससे वेंटिलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है, इससे हॉलेज पार कर सकता है। मैनेजर के पास इतना पावर होता है,
लेकिन मैनेजर को इसके लिए 14 दिन पहले आरआई को नोटिस देना पड़ेगा कि भाई साहब जो पिलर आप बताए थे कि पिलर का साइज इतना बड़ा रखना है, हम 30 मीटर का एक पिलर रखे हैं और उसके बीच में से हम एक तो पतला सा गैलरी काट के ड्रेन पार करना चाहते हैं क्योंकि माइंस में पानी भर गया है ऐसे वैसे। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो यही वाला लिखा है इसमें, सिंपल सा चीज़ है भाई कि 14 दिन पहले अगर ड्रेन कभी भी मैनेजर चाहेगा 111 से ज़्यादा बड़ा पिलर रखने के लिए तो रख सकता है, अगर कभी काटना चाहता है, छेड़छाड़ करना चाहता है तो ड्रेनेज, वेंटिलेशन या हॉलेज के केस में कर सकता है, बशर्ते कि 14 दिन पहले आरआई साहब को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इसके लिए ऑफसेट प्लान भी बनाया जाता है और ऑफसेट प्लान जो है वो 1:500 रेशियो पे बनाया जाता है। ठीक है, ये नहीं लिखा है रेगुलेशन में, बट ये होता है 1:500 रेशियो। ऑफसेट प्लान जो बनाते हैं जिसको हम लोग ओवरमैन का ऑफसेट प्लान बोलते हैं, ठीक है, ओवरमैन का ऑफसेट प्लान वो 1:500 रेशियो पे बनाया जाता है। ठीक, इसमें भी खास पॉइंट नहीं है, एक ही है बस कि 14 दिन पहले हम लोग इन्फॉर्म करते हैं आरआई साहब को। अगला क्वेश्चन है, अगला आपका रेगुलेशन है रोड्स एंड वर्किंग प्लेसेस। तो रोड एंड वर्किंग प्लेसेस में भी कुछ डाटा है नहीं, ऐसे लिखा हुआ वर्किंग प्लेसेस एंड ट्रैवलिंग रोडवे सेफ बना के रखा जाएगा, प्री मेच्योर कोलैप्स रोकने का उपाय किया जाएगा, जरूरत पड़े तो आइसोलेट भी किया जा सकता है, क्रसिंग के सिम्टम्स मिले या इम्पेंडिंग कोलैप्स का सिम्टम्स मिले तो मैनेजर को तुरंत खबर किया जाएगा। एक टर्म समझते हैं, प्री मैच्योर कोलैप्स का मतलब क्या होता है। तो ऐसा समझिए कि एक डिप्लरिंग डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कुछ सपोर्ट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डिप्लरिंग का काम अभी चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, डिप्लरिंग का काम पूरी तरह से खत्म होगा, हम इसको क्या करेंगे, पिलर को खोल लेंगे, जितना भी सपोर्ट है, सॉरी सपोर्ट को हम खोल लेंगे। सपोर्ट को खोलने के बाद 24 से 48 घंटा के अंदर अगर रूफ फॉल होता है तो उसको हम लोग नेचुरल कोलैप्स कहते हैं। और अगर मान लो ऐसा है कि हम कोयला अगल बगल का काट रहे थे, कुछ सपोर्ट लगा के छोड़े थे और सपोर्ट खोलने से पहले ही रूफ फॉल हो गया, तो उस कंडीशन में इसको हम क्या बोलेंगे, प्री मैच्योर कोलैप्स बोलेंगे। यानी सपोर्ट खोलने से पहले अगर सपोर्ट गिर जाए, ठीक है, सपोर्ट खोलने से पहले रूफ गिर जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री मैच्योर कोलैप्स कहेंगे। ठीक है, इसके बाद बोला है क्रसिंग के सिम्टम्स अगर कहीं मिलते हैं या हमको लगता है कि फ्यूचर में ये कभी ढह सकता है तो मैनेजर क्या करेगा, तुरंत आरआई को खबर करेगा कि यहाँ पे फ्यूचर में कोलैप्स हो सकता है, सिम्टम्स दिख रहा है क्रसिंग वाला। ठीक है, तो इसमें भी कोई डाटा नहीं है, सब कॉन्सेप्चुअल चीज़ है तो इसको भी स्किप करते हैं। अब है पावर ऑफ इंस्पेक्शन, रेगुलेशन नंबर 116 में। तो पावर ऑफ इंस्पेक्शन में बोला है कि मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग हो, चाहे मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग हो, चाहे डेवलपमेंट वर्किंग हो, चाहे डेवलपमेंट को छोड़ के कोई और तरीका हो, और 115 में है रोड और वर्किंग प्लेसेस। ठीक है, तो अगर इसमें से कोई भी रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहा है तो ऑनर एजेंट मैनेजर को नोटिस दे सकता है, कभी भी इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर क्या कर सकता है, कभी भी इनको नोटिस दे सकता है और प्रोटेक्टिव मेजर लगाने का आदेश दे सकता है, साथ ही उस पार्ट का कोल एक्सट्रैक्शन बंद करवा सकता है। यहाँ पे दो सेक्शन का हम जिक्र करेंगे, सेक्शन 22 एंड 22A। समझिएगा ये क्या होता है। अगर किसी माइंस में 22 या 22A लग जाता है तो माइंस को लाखों का नुकसान होता है प्रतिदिन। जी हाँ, लाखों का नुकसान होता है प्रतिदिन। कैसे? सेक्शन 22 में लिखा हुआ है कि जब कोई स्पष्ट नियम नहीं है उस कंडीशन में इंस्पेक्टर हो, चीफ इंस्पेक्टर हो, है ना, तो वो एक्शन ले सकता है और नोटिस भेज सकता है, उसको ठीक करने का उपाय बता सकता है। यानी सेक्शन 22 के अंदर कभी भी इंस्पेक्टर जांच करता है, और रेगुलेशन में चूंकि स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ है कि जो आपका पिलर होगा वो आपका हेक्सागोनल टाइप का हो, जो पिलर होगा वो आपका रोम्बस टाइप का होगा, ऐसा लिखा तो नहीं है। ठीक है, ऐसा रेगुलेशन में तो नहीं दिया है, तो स्पष्ट नियम नहीं है तो इंस्पेक्टर कभी छापा मारेगा उस माइंस में तो उसको बोल देगा कि सेक्शन 22 के अंदर क्या देगा, नोटिस देगा कि आपका जो माइंस है उसमें डेवलपमेंट वर्किंग है, जहाँ पे गाड़ी पार करते हैं, लोकोमोटिव पार करते हैं, उसका पिलर का शेप को आप जल्दी से जल्दी रोम्बस में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, और ये प्रिकॉशन आप फॉलो कीजिए। सेक्शन 22 के अंदर उसको नोटिस भेज सकता है। अगर माइंस का मैनेजर उसको इग्नोर करेगा कि छोड़ो ना, ये डीजीएमएस का तो काम है नोटिस भेजना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डीजीएमएस या इंस्पेक्टर जो भी होगा वो कभी बाद में फिर से छापा मारता है या उसको पता चलता है तो सेक्शन 22A के तहत उस माइंस का कोई पार्ट को या पूरा का पूरा माइंस को बंद कर सकता है।
जहाँ पे देखेगा कि नियम फॉलो नहीं हो रहा था और हम नोटिस दिए, मेरा बात नहीं माना, तो उस माइंस का या माइंस के पूरा का पूरा पार्ट को बंद करवा सकता है। ठीक है। अगर उस माइंस का पूरा एक पार्ट या पूरा माइंस बंद हो जाता है तो उस कंडीशन में उसको क्या घाटा होगा? अगर एक पर्टिकुलर माइंस है जिसमें एक शिफ्ट में कम से कम, अगर अंडरग्राउंड माइंस पकड़ के चलते हैं, 150 टन का प्रोडक्शन करता है। ठीक है। 150 टन का प्रोडक्शन करता है। एक जो डंपर होता है ना सर, उसमें 18 टन कोयला लेता है मोटे। ठीक। छोटा वाला जो डंपर जो नॉर्मल चलता है, 18 टन कोयला लेता है। ठीक। तो 150 टन में कितना डंपर कोयला हो जाएगा, आप इसको डिवाइड करके देखिएगा। ठीक है ना। हमको लगता है कि 9 या समथिंग हो जाएगा, है ना, क्या? ठीक है। 7 8 9 ऐसे कुछ होगा। ठीक। तो उतना डंपर कोयला, एक डंपर कोयला का लगभग आपका, हमको लगता है कि 20 से 40 हज़ार रुपया में प्रॉफिट होता है एक डंपर का। तो 20 से 40 हज़ार अगर एक डंपर का है। ठीक है, सॉरी कट गया है। जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ा सा, जस्ट अ सेकेंड, स्क्रीन ब्लर होगा अभी। चलिए, सब अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। ठीक है, सब कैमरा ऑफ कर लीजिए। तो रिकॉर्डेड वीडियो मिलने लगा है तो सब लड़का धीरे धीरे अब आराम से क्लास कर रहा है। चलो अच्छी बात है, बहुत कुछ जॉब करते हैं इसमें, और इसके चलते एक टाइम अटेंड नहीं कर पाते हैं तो उनका तो फ़ायदा है। और ऐप वैप में थोड़ा सा समय लगेगा, ऐप वाला फ्यूचर में तो हो सकता है हो, है ना, कुछ कुछ। रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है बाबू, तुम उसका टेंशन मत लो। ठीक। चलिए, तो हम आगे आते हैं डायरेक्ट। तो बेसिकली हम बता रहे थे पावर ऑफ इंस्पेक्शन। पावर ऑफ इंस्पेक्शन क्या बताएं? पावर ऑफ इंस्पेक्शन में हम अभी आपको बता रहे थे कि इंस्पेक्टर कभी भी चाहेगा तो कोई माइंस में छापा मार सकता है, और छापा मारने के बाद अगर कोई स्पेशल नियम नहीं है तो वो नियम बना के दे सकता है कि भैया सेक्शन 22 के तहत आपको ये काम करा लेना है। एक अल्टीमेटम दिया जाएगा, एक समय दिया जाएगा, और अगर नहीं करता है मैनेजर या उस माइंस का आदमी इग्नोर करता है या पूरी तरह से उसको सफल नहीं होता है, तो उस माइंस को बंद करने का या उस माइंस के पार्ट को बंद करने का नोटिस दे सकता है। अभी हम एक मोटा मोटे हिसाब किताब बता रहे थे कि एक पर्टिकुलर माइंस है, मान लीजिए उसमें एक शिफ्ट में 150 टन प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है। ठीक। तो उस कंडीशन में एक 8 घंटा का समय में 150 टन का अगर प्रोडक्शन हो रहा है, 18 टन का अगर एक डंपर है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, कि कितना टन कोयला, बेसिकली उसको कितना डंपर कोयला उसको बेचना पड़े का घाटा हो जाएगा। ठीक। इसमें हम देखेंगे तो करीबन 9 डंपर। ठीक है। करीबन कितना डंपर का घाटा हो जाएगा? 9 डंपर। 9 डंपर कोयला का घाटा हो जाएगा। ठीक। 9 डंपर कोयला, अगर एक कोयला में 20 से 40 हज़ार का फ़ायदा है तो हम 30 हज़ार कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। कितना का फ़ायदा है? 20 से 40 हज़ार का, मतलब हम कितना कैलकुलेट कर लेते हैं, 30 हज़ार का मोटा मोटी प्रॉफिट गिनते हैं। तो कंपनी को 2.5 लाख का फ़ायदा होता है
8 घंटा में, ये मिनिमम हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो छोटा-छोटा अंडरग्राउंड माइंस होता है ना, उसका कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो 2.5 लाख रुपया एक शिफ्ट में यानी 8 घंटा में प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो इसको अगर आप 3 से इंटू कीजिएगा तो 7.5 लाख रुपया, 7.5 लाख रुपया एक दिन में फ़ायदा होता है। हम फ़ायदा का बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन वगैरह का बात नहीं, कितना का प्रॉफिट होता है। अगर 26 दिन काम चलेगा ना, सिर्फ 26 दिन, ठीक है, तो उस हिसाब से 19 5 0 0 0 0 0 इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 95 लाख एक छोटा सा माइंस पैसा प्रॉफिट बनाता है। पैसा नहीं सर, पैसा नहीं, पैसा गलत बोल दिया हम, प्रॉफिट बनाता है। क्या बनाता है? प्रॉफिट। सोचिए अगर 1 महीना माइंस बंद कर दे डीजीएमएस तो क्या होगा? जो माइंस इतना बड़ा बड़ा कंपनी है ना, रोड पे आ जाएगा वो। बड़ा सर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ऐसा नहीं होगा, उसके पास तो स्टॉक है। 1 करोड़ 95 लाख रुपया, ठीक है, ये 1 महीना का प्रॉफिट होता है कंपनी का, एक पर्टिकुलर माइंस का। अगर हम इसको 12 से इंटू कर देंगे ना, 12 से, तो करीबन 234 0 0 0 0 0 0 इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ यानी 23 करोड़ 34 लाख इतना का घाटा हो सकता है सर। अगर एक साल माइंस बंद हो जाए किसी कारण से, छोटा सा माइंस, एक हल्का सा अंडरग्राउंड माइंस, 150 टन प्रोडक्शन पर शिफ्ट बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। तो 23 करोड़ 34 लाख का घाटा हो सकता है, ठीक है। तो आप सोचिए कि सेक्शन 22 और 22A कितना बड़ा चीज है, ठीक है। डीजीएमएस अगर जांच का आदेश देता है ना तो बड़ा लंबा टाइम ले लेता है, ठीक है, और जितना लंबा टाइम लेगा कंपनी को उतना घाटा होगा। चलिए अब थोड़ा सा टेक्निकल चीज पे आते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है। आई थिंक सबको मेरा आवाज जा रहा होगा, ठीक है। तो हम बता रहे थे कि इस सब सेक्शन का अगर फॉलो नहीं होता ये सब रेगुलेशन, तो मैंने जो इंस्पेक्टर है या चीफ इंस्पेक्टर है, ये आदेश दे सकता है, कोयला एक्सट्रैक्शन को बंद करवा सकता है, उसके हाथ में फुल पावर, ठीक है। अगला है रेगुलेशन नंबर 117। 117 में क्या बोला गया है? कॉन्ट्रीवेंशंस, पॉइंटिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रीवेक्शन, यानी निरीक्षण के टाइम जब इंस्पेक्शन में गया था उस टाइम जितना भी कॉन्ट्रावेंशंस था, कॉन्ट्रावेंशंस का मतलब होता है उल्लंघन, इसका मतलब क्या होता है? उल्लंघन, ठीक है। तो कुछ भी अगर उल्लंघन किया है माइंस तो उसकी ओर अपना ध्यान आकृष्ट कराएगा। जो रिपोर्ट लिखता है वो फॉर्म 6 में लिखता है। जब कभी भी चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर जांच करता है और उसको कुछ उल्लंघन दिखे तो उसको फॉर्म 6 में लिखता है, और फॉर्म 6 में जितना भी लाइन लिखा जाएगा, हर लाइन का समझिए कि अगर 10 लाइन लिख दिया तो उस माइंस का स्थिति डामाडोल हो जाएगा। अगर 1-2 लाइन लिखा है तो माइंस चलेगा, 3-4 लाइन लिखा है तो माइंस 2-3 महीना के लिए बंद रहेगा। अगर 10-12 का पॉइंट लिख दिया तो माइंस का गया, है ना, माइंस गया तेलंडी में, ठीक है। तो चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर फॉर्म 6 में क्या करता है? कॉन्ट्रावेंशन यानी इंस्पेक्शन में जो भी उल्लंघन होता है उसको लिखता है। इसके बाद एक रजिस्टर भी होता है, उस रजिस्टर को भी मेंटेन करता है चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर जो भी जांच करने के लिए गया है। अगर कभी भी उल्लंघन में कंफ्यूजन होगा, ठीक है, और उसने उसको लिखना जरूरी नहीं है तो बाद में भी लिख सकता है। अभी जांच किया, जांच करने में उसको लग रहा है कि यार ये नियम है कि नहीं है, तो वो स्वतंत्र है, वो चाहेगा तो बाद में भी लिख सकता है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि इंस्पेक्टर साहब बोल दिए माइंस में कि बाबू सुधार लो, लेकिन अगर बाद में बदतमीजी कर दिया तो उस कंडीशन में 50 गो धारा लगा देगा कि उस टाइम जब हम इंस्पेक्शन में गए तो उस टाइम हमको नियम में कन्फ्यूजन था, अभी ये सब उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। तो कभी भी इंस्पेक्टर या सीआई या कोई भी टीम से पंगा नहीं लेना है, ठीक है। जब रजिस्टर में कोई एंट्री किया जाता है तो क्या क्या होता है? ये मान लिया जाता है कि एजेंट, ऑनर और मैनेजर को इसका जानकारी है। जब भी कभी चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर माइंस में इंस्पेक्शन करता है, इंस्पेक्शन करने के बाद कुछ गलती पाया गया, फॉर्म 6 में लिख दिया और रजिस्टर एंट्री कर दिया, तो ऐसा माना जाएगा कि ऑनर, एजेंट और मैनेजर को इसका जानकारी है, ठीक है। ये ऑनर, एजेंट और मैनेजर का कर्तव्य है कि उस रजिस्टर को जाकर चेक करे, उसको देखे क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, और उसका एक कॉपी, जो नोटिस दिया गया है उसका एक कॉपी क्या करेगा? नोटिस बोर्ड में लगा के रखेगा। नोटिस बोर्ड में एक कॉपी लगा के रखेगा, कितना दिन तक? 15 दिन तक, ठीक है, 15 दिन तक लगा के रखेगा। इसके बाद 15 दिन के अंदर में एजेंट, ऑनर और मैनेजर का ये कर्तव्य होगा कि जो जो उल्लंघन बताया गया है, उल्लंघन के साथ साथ कुछ ना कुछ प्रिवेंटिव मेजर भी बताया गया होगा, तो क्या क्या कदम उठाया गया उस उल्लंघन को लेके, ये भी लिखवा के भेजा जाएगा माइंस के तरफ से।
माइंस का एजेंट ओनर मैनेजर 15 दिन के अंदर में लिख लिख के भेजेगा कि आप जो बताए थे कि ये काम कर लो, यहाँ पे बर्म बना लो, बेंच बना लो, वो सब हो चुका है, इतना इतना दूर तक हम पहुँचे हैं, अगर कोई काम रुका हुआ है तो क्यों रुका हुआ है, ये सब सब जो बताएगा। इंस्पेक्शन वाला रजिस्टर 3 साल के अंदर इंस्पेक्शन के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। इंस्पेक्शन वाला जो रजिस्टर है वो आपका 3 साल तक के लिए इसको संभाल के रखा जाता है ना। कभी भी अगर पूछा जा सके कि इंस्पेक्शन वाला रजिस्टर कितना समय तक संभाल के रखना पड़ता है, तो इंस्पेक्टर वाला रजिस्टर 3 साल तक के लिए संभाल के रखा जाता है, ठीक है। चलिए, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, ये जो 4 पोस्ट है, ये चारों पोस्ट वाला आदमी क्या करता है, अपना रिपोर्ट लिखता है। जब ड्यूटी ओवर हो जाता है तो अपना रिपोर्ट लिखता है, उसके बाद वो अपना ड्यूटी छोड़ के जाता है, ठीक है। ये भी रिपोर्ट लिखेगा, ये भी रिपोर्ट लिखेगा, ये भी रिपोर्ट लिखेगा, ये भी रिपोर्ट लिखेगा। और ये चारों का जो रिपोर्ट होता है उसको कम से कम 3 साल तक संभाल के रखा जाता है। जो अगर मान लीजिए खाता भर गया तो खाता भर गया तो खाता को फेंकेगा नहीं, खाता को संभाल के रखेगा। कितना समय? 3 साल तक। 3 साल हो गया उसके बाद वो चाहेगा तो खाता को फेंक सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 3 साल तक यहाँ पर भी संभाल के रखा जाता है। जो उल्लंघन वाला खाता है फॉर्म 6 वाला, उसको भी 3 साल तक संभाल के रखा जाता है, ठीक है। चलिए, रेंडम से हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, फटाफट आपको बताना है अगर कुछ मिलता है तो। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, अगर कभी माइंस में ऐसा हो कि चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर पहुंच जाए छापा मारने के लिए, तो कौन सा फॉर्म में उल्लंघन को दर्शाएगा? कौन सा फॉर्म में चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर जो है वो उल्लंघन को दर्शाएगा? फॉर्म 6 में, ठीक है। ध्यान रहेगा सबको, फॉर्म 6 में, ठीक है। फॉर्म 6 में क्या करेगा? उल्लंघन को दर्शाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है, जो नोटिस का कॉपी होगा, उस नोटिस का कॉपी को नोटिस बोर्ड में कितना दिन तक लगा के रखेगा? जिस दिन छापा पड़ा उस दिन से कितना दिन तक लगा के रखा जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल 15 दिन तक लगा के रखा जाएगा, ठीक है। बिल्कुल 15 दिन तक लगा के रखा जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है, माइंस में अगर मैनेजर चाहेगा तो जो पिलर का बड़ा सा पिलर है उसमें छेड़छाड़ कर सकता है, मतलब उसमें बीच में काट के पार कर सकता है, गैलरी वैलरी कुछ भी। कौन कौन सा पर्पस के लिए काटा जा सकता है गैलरी को? 3 ठो पर्पस हम आपको बताए थे जनरली। देखते हैं, ड्रेनेज कह रहा है, वेंटिलेशन कह रहा है, ठीक है। ड्रेनेज है, वेंटिलेशन है और हॉलेज है ना। अभिषेक कुमार बिल्कुल सही। ड्रेनेज, हॉलेज या वेंटिलेशन? ड्रेनेज है, वेंटिलेशन है और हॉलेज है। चल, ओके। ठीक है। जो इंस्पेक्टर का खाता होता है, जिसमें चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर जो रजिस्टर में लिखा है, उसको कितना समय तक संभाल के रखा जाता है? बिल्कुल 3 साल तक संभाल के रखा जाता है, ठीक है। 3 साल तक संभाल के रखा जाता है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं डिप्लरिंग ऑपरेशन के ऊपर में, कि डिप्लरिंग ऑपरेशन क्या चीज़ होता है। देखो, डिप्लरिंग ऑपरेशन जब कभी भी हम स्टार्ट करते हैं, हमको बहुत सारा प्रिपरेटरी अरेंजमेंट करना पड़ता है, यानी कि इससे पहले हमको बहुत सारा तैयारी करना पड़ता है। जैसे अगर हम डिप्लरिंग ऑपरेशन करेंगे और बालू का जरूरत पड़ेगा, यानी सेंड का जरूरत पड़ेगा, तो हम सेंड का व्यवस्था करेंगे। आपको घर बनाना है तो घर बनाने के लिए ऐसा तो नहीं कि मिस्त्री बुला लीजिएगा पहले, उसके बाद ईटा गिराइएगा, पत्थर गिराइएगा, सीमेंट गिराइएगा, ऐसा तो नहीं है। पहले आपको रखना पड़ेगा बालू सीमेंट ईटा, फिर लास्ट में मिस्त्री बुलाइएगा कि कल से आ जाइए, सामान ले आए हैं, काम करना है। डिप्लरिंग में भी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। डिप्लरिंग में जब हमको भरना होता है कोई फेस को, जहाँ से हम कोयला निकाल चुके हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले तैयारी कर लेते हैं। पहले बालू, ईटा, छत, छड़ हो गया, गिट्टी हो गई, जितना भी चीज़ का जरूरत है सब कुछ हम मंगा लेते हैं। प्लान व्लान सेक्शन सब बना लेते हैं, परमिशन ले लेते हैं, उसके बाद हम डिप्लरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रीजनल इंस्पेक्टर के परमिशन के बिना कोई भी पिलर टेबल से छोटा नहीं होगा।
परमिशन के लिए 2 अप टू डेट कॉपी प्रपोज्ड प्लान का जमा करना पड़ेगा। अरे ये तो अभी हम बताए थे यार, अभी सोचे कि फिर से ये कहाँ से आ गया, है ना। तो बेसिकली पॉइंटिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ये भी हम पढ़ा चुके हैं। अब आते हैं मल्टी सेक्शन एंड सिम्स। मल्टी सेक्शन और सिम में रेगुलेशन में ऐसा जिक्र है, कंटिन्यूअस सिम किसको कहेंगे? 9 मीटर पार्टीशन हो, 9 मीटर से कम पार्टीशन हो, 9 मीटर से ज़्यादा पार्टीशन हो, दो सिम के बीच की जो गैप है या जो पार्टीशन है, या फिर 18 मीटर से ज़्यादा हो, किसको कहेंगे? आप ए बी सी डी और ई नंबर पे दे दे रहे हैं, ए एंड बी, बताइएगा। विद इन 9 मीटर, बिल्कुल 9 मीटर के अंदर पे अगर कुछ आता है तो उस कंडीशन में उसको हम लोग, ठीक है, 9 मीटर के अंदर में आता है दो सिम तो उसको हम लोग कंटिन्यूअस सिम कहते हैं। कंटिन्यूअस सिम जब कभी भी हम चलाएंगे हमको चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा। किससे परमिशन लेना पड़ेगा? चीफ इंस्पेक्टर से। जबकि हम डिप्लरिंग में किससे परमिशन ले रहे थे? सब चीज़ों के लिए रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन ले रहे थे। और कंटिन्यूअस सिम में किससे लेंगे? सीआई से लेंगे। नया माइनिंग मेथड को अडॉप्ट करना है, किससे लेंगे? सीआई से लेंगे, ठीक है। चलिए, तो बता रहे थे कि दो कंटिन्यूअस सिम अगर एक दूसरे के 9 मीटर के अंदर हो तो उसमें सीआई साहब का परमिशन के बिना हम काम नहीं करा सकते, ठीक है। इसके बाद बोला गया है कि 2 फ्लोर में काम होगा और सभी एक दूसरे के सुपर इम्पोज्ड रहेगा। सुपर इम्पोज्ड क्या होता है? जैसे एक सरकारी हॉस्टल मान के चलते हैं, इसमें क्या है, जहाँ पे नीचे में खिड़की है बिल्कुल इसी के ऊपर में यहाँ पर भी खिड़की है, जहाँ पे ऊपर वाला में दरवाजा है बिल्कुल उसके नीचे यहाँ भी दरवाजा है, जैसे ऊपर में यहाँ पे खिड़की है बिल्कुल उसके नीचे यहाँ पे खिड़की है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपर इम्पोज्ड फिगर। क्या बोलते हैं? सुपर इम्पोज्ड फिगर। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी तरह से ऊपर और नीचे सेम है। बिल्कुल ऐसे ही काम होता है मल्टी सेक्शन या कंटिन्यूअस सिम में। मल्टी सेक्शन या कंटिन्यूअस सिम में जब कभी भी ऊपर वाला गैलरी और नीचे वाला गैलरी पे काम कर रहा है तो जहाँ पे पिलर है बिल्कुल नीचे भी वहीं पे पिलर रहेगा, जहाँ पे रूफ है वो बिल्कुल वहीं रहेगा, जहाँ पे जंक्शन है बिल्कुल ऊपर वाला नीचे वाला सेम टू सेम एक ही जगह पे जंक्शन रहेगा। जिधर जिधर गैलरी गया ऊपर वाला नीचे वाला दोनों एकदम सेम सेम जगह पे गैलरी जाएगा। मतलब ऊपर वाला पे जाइएगा आप और घूमिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि आप नीचे वाला सेक्शन में घूम रहे हैं, आपको ऐसा कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस सिम में सुपर इम्पोज्ड फिगर, ठीक है। लेकिन इसमें छूट दिया जा सकता है, जब इंक्लाइनेशन 30 डिग्री से ज़्यादा हो तो सुपर इम्पोज्ड रहना जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे काम हो सकता है। 30 डिग्री से ज़्यादा इंक्लाइनेशन में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। बस यही लिखा है, 2 फ्लोर काम कर रहा है तो वर्टिकली अबव और बिलो सेम होगा। 30 डिग्री ज़्यादा इंक्लाइनेशन में ज़रूरी नहीं है। 2 फ्लोर में काम हो रहा है तब ये नियम फॉलो होगा। और पार्टीशन कम से कम 3 मीटर रहेगा, ये सब पढ़े होंगे आप। जो दो कंटिन्यूअस सिम है इसके बीच का जो पार्टीशन है वो 3 मीटर रहेगा। अगर 3 मीटर से कम पार्टीशन है तो हम एक को ही माइनिंग करेंगे, दोनों को नहीं कर सकते। फिर हम एक को माइनिंग करेंगे, दूसरा को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस सिम का कुछ नॉर्मल सा पॉइंट है ना। लास्ट इसमें 119 रेगुलेशन नंबर अभी करवाते हैं और इसका भी कुछ पॉइंट ले लेते हैं। वर्किंग अंडर रेलवे एंड रोड में बोला गया है कि अगर कोई रेलवे है या रोड है तो उस कंडीशन में आप काम नहीं कर सकते हैं, आपको सीआई साहब से परमिशन लेना पड़ेगा। सीआई के साथ साथ रेलवे पे अगर नीचे काम कर रहे हैं तो रेलवे से परमिशन लेना पड़ेगा। कोई बोर्ड अथॉरिटी है जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अथॉरिटी है तो डिस्ट्रिक्ट वाला से, स्टेट बोर्ड वाला है किसी का सड़क तो स्टेट वाला से, और अगर सेंट्रल है नेशनल हाईवे टाइप का तो सेंट्रल से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। और उसको कॉपी नोटिस सब भेजना पड़ेगा, अगर वो परमिशन नहीं देगा तो फिर आगे माइनिंग नहीं कर पाएंगे। तो वही बोला गया है कि रेलवे के नीचे या रोड के आसपास में अगर आप काम कर रहे हैं तो 45 मीटर के अंदर, जब आप उसके 45 मीटर के नज़दीक पहुंच रहे हो तो सीआई साहब से और रोड अथॉरिटी या रेलवे अथॉरिटी से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। कभी भी जब डिप्लरिंग किया जाता है, अगर केविंग मेथड से किया जा रहा है तो ऊपर में जितना भी बिल्डिंग है, अगर खाली पड़ा हुआ बिल्डिंग है उससे सब आदमी को निकाल लिए, ऊपर का ज़मीन खरीद लिए, मुआवजा दे दिए, फिर भी इस खाली बिल्डिंग को गिरा दिया जाता है। अगर नहीं गिराया जाएगा तो क्या घाटा होगा? जी बिल्कुल घाटा होगा। अगर ये बिल्डिंग को हम नहीं गिराते हैं तो क्या होगा
नीचे में उसका थोड़ा सा वजन पड़ेगा। और अगर कभी इन फ्यूचर यहाँ पे काम हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, ब्लास्टिंग कर रहा है, तो ऊपर का जो बिल्डिंग है वो अचानक से गिरेगा। तो जब अचानक से गिरेगा तो इस जमीन में भी कंपन होगा, यानी ऊपर का जो जमीन है इस पे भी कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा। और उस कंपन का वजह से हो सकता है कि नीचे पिलर के नीचे, मतलब कोई गैलरी में कोई आदमी काम कर रहा हो और उसी के ऊपर में रूफ फॉल हो जाए, या दीवार गिर जाए, पिलर कोलैप्स हो जाए, ओवर राइटिंग हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए कभी भी अगर ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग है उस सभी बिल्डिंग को ऊपर में गिरा दिया जाता है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उसके बाद ही नीचे आप डिप्लरिंग का काम करते हैं। ठीक है। रेलवे या रोड को खतरा अगर होने का अंदेशा है तो सीआई साहब चाहेगा तो आदेश दे सकता है, रुकने का आदेश दे सकता है। ठीक है। हो सकता है पहले परमिशन दिया हो, बाद में मना कर देगा। ठीक। चलिए कुछ रैंडम सा सवाल है, फटाफट बताइएगा। मेरा पहला क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस सिम के बीच का गैप कितना मीटर होता है? 9 मीटर, 10 मीटर, 3 मीटर, 12 मीटर। ए बी सी डी। कंटिन्यूअस सिम में दो सिम के बीच का गैप कितना रहे तो उसको हम कंटिन्यूअस कहेंगे। दो सिम के बीच का जो गैप है वो कितना से कम या ज़्यादा रहे, कितना के अंदर रहे, तो हम उसको कंटिन्यूअस सिम कहेंगे। बिल्कुल विद इन 9 मीटर, विद इन 9 मीटर। 3 मीटर वाला क्या डाटा है, 3 मीटर वाला भी पूछ लेते हैं। 3 मीटर वाला डाटा है कि दो सिम अगर 3 मीटर के दायरा में है, अगर 3 मीटर कम से कम, दो सिम के बीच में 3 मीटर का गैप होना चाहिए, तभी आप ऊपर और नीचे दोनों में काम कर सकते हैं। अगर 3 मीटर से कम है, मान लीजिए 2.5 मीटर है, तो ऊपर वाला में काम करेंगे तो नीचे वाला में नहीं करेंगे, या नीचे में काम करेंगे तो ऊपर वाला में नहीं करेंगे। ठीक है। दोनों एक साथ आप काम नहीं कर सकते हैं अगर 3 मीटर से कम पार्टीशन है तो। ठीक है। मेरा अगला क्वेश्चन है, अगर रेलवे लाइन के नज़दीक आप पहुंच रहे हैं तो कितना मीटर पहले डीजीएमएस को इन्फॉर्म करते हैं? 45 मीटर, जी बिल्कुल सही बताया, 45 मीटर के अंदर इन्फॉर्म करते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, कभी भी अगर एक सिम है, अगर आप कंटिन्यूअस सिम चला रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है? अगर एक सिम है, दो सिम कंटिन्यूअस चला रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में दोनों सुपर इम्पोज होता है। लेकिन एक कंडीशन है कि इंक्लाइनेशन कितना डिग्री से ज़्यादा रहेगा तो सुपर इम्पोज होना जरूरी नहीं है। एंगल बताइएगा, कितना डिग्री से ज़्यादा होने पे सुपर इम्पोज्ड होना जरूरी नहीं है, यानी वर्टिकल अबव और बिलो सेम होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल 30 डिग्री से ज़्यादा अगर है इंक्लिनेशन तो उस कंडीशन में सुपर इम्पोज्ड होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। चलिए अगला क्लास में चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, है ना? फिर हम लोग चैप्टर नंबर 11 पे चलेंगे। और देखिए रिकॉर्डेड वीडियो इसलिए दे रहे हैं ना, क्योंकि बहुत लड़का लोग इसमें जॉब कर रहा था और उसको बड़ा दिक्कत हो रहा था, इसीलिए रिकॉर्डेड वीडियो दे देते हैं। हालांकि लाइव क्लास होता रहेगा, है ना? एक आध दिन अगर लाइव क्लास नहीं रहेगा तो हम वीडियो डाल दिया करेंगे। तो आराम से वीडियो को आराम से देखिएगा, ऐसा नहीं कि स्किप करके देखिएगा। ठीक है। चलिए। हाँ, नेक्स्ट क्लास चैप्टर 10 का पीडीएफ दे ही दे रहे हैं। कॉलेज का पीडीएफ नहीं सेंड किया क्या? किए होंगे। शाम को अगर हम इंस्पेक्टर वाला क्लास नहीं ले पाएंगे तो भेज देंगे, वीडियो भेज देंगे, लेक्चर लेक्चर सेंड कर देंगे। ठीक है। चांस तो है कि हम ले क्लास। बाकी ठीक है। बाकी बहुत तो इसमें कोई हैं जिसका फ़ी का टाइम हो गया है, और बहुत कोई हैं जो ग्रुप में लगातार बने हुए हैं। ठीक है। और लंबा टाइम से फ़ी नहीं दिए हैं। ठीक है। 2 महीना लगभग हो गया होगा। तो आप देखो ग्रुप को हम थोड़ा सा शॉर्ट लिस्ट करेंगे, कम बच्चा रहेगा, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से हम हैंडल कर पाएंगे। तो जिसका पूर गया है और पूरने के बाद 10 दिन ओवर हो गया है, ठीक है, वो अब फी दे दीजिएगा, है ना? जिसका टाइम हम चूँकि बोले थे 10 दिन एक्सटेंड करते हैं, तो 10 दिन जिसका एक्सटेंड हो गया है, थोड़ा आगे बढ़ गया है, उतना तक ठीक है। उसके बाद जिसका टाइम और ओवर हो रहा है, लास्ट टाइम देखिएगा फ़ी कब दिए थे, उसके बाद देखिएगा उसमें अगर 10 दिन ज़्यादा बढ़ा के अगर डेटा पार हो गया है तो आप दे दीजिएगा फ़ी। ठीक है ना? चलिए, बाकी अब अगला क्लास में मिलते हैं आप लोगों से।
आज आज इतना ही रखते हैं। सबको जय हिंद। जय हिंद। हाँ, भेज देंगे पीपीटी, हम आप लोगों को सेंड कर देंगे। डोंट वरी। ठीक है। सबको जय हिंद।